हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेकानंद जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, हम ईश्वर से यही मनोकामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते लिखते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। दोस्तों, ऑफलाइन अनुभव तो हमारे पास ठीक ठाक है भगवान की दया से। अब ऑनलाइन में थोड़ा वर्क करना चाहते हैं और वो आगे भी करेंगे आप लोगों के साथ। दोस्तों, एक चीज़ जान लीजिए कि हमें जो भी करना है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें शिद्दत से करना है। अगर जैसे एक चीज़ जान लीजिए, अगर ये उलूल जुलूल वाली अगर आपको पढ़ाई करने, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 2 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए या दिखावे के लिए किसी के पढ़ लिए, तो ऐसी पढ़ाई मत करिए। आज ही आप यहाँ से इस सीरीज से बाहर हो जाइए, क्योंकि पढ़ना है अगर आपको तो इस तरीके से पढ़िए कि सिलेक्शन तक पहुंचिए। ऐसा ना हो कि रास्ते में जाके अंधेरी छटा को देखते हुए आप वापस आ जाइए। तो एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि ये जो आपको दुनिया के इस चारों ओर रंगीन दुनिया, नीली पीली रंगीन दुनिया दिखाई दे रही है ना, ये दुनिया एक दिन आपको ब्लैक होल में कन्वर्ट होती नजर आएगी। और जब आप उसमें गिर जाएंगे ना, क्योंकि उसमें ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है, जब आप उसमें गिर जाएंगे तो फिर जीवन में कभी निकल नहीं पाएंगे। ये इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए कि उसी तरह जब आप एक बार निगेटिविटी में चले जाएंगे तो फिर उससे पॉजिटिव में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है आप हमेशा के लिए ही अवसाद में चले जाएँ। तो इसी के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हमने संविधान का स्रोत पार्ट 1 पढ़ा था, आज संविधान के स्रोत पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हम लोग एक चीज छोड़े थे जहां से वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए, हम आयरलैंड से पढ़ते हैं। आयरलैंड। अब देखिए दोस्तों, आयरलैंड से हमने ग्रहण क्या क्या किया है। आयरलैंड से हमने ग्रहण किया है नीति निदेशक सिद्धांत। नीति निदेशक सिद्धांत। और क्या ग्रहण किया है? दूसरी चीज, नीति निदेशक सिद्धांत के बाद 12 सदस्यों का मनोनयन। 12 सदस्यों का मनोनयन। मनोनयन मतलब जो मनोनीत होते हैं। मनोनयन कहां पे होता है दोस्तों? राज्यसभा में। राज्यसभा में। और ये जो राज्यसभा में जाते हैं, वो इनका क्राइटेरिया क्या होता है, कहाँ कहाँ से ये लोग जाते हैं? तो आप देखेंगे, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये सेकंड पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। अब देखिएगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए समझने का अवसर है। देखिए, पहला कह रहा है कि 12 सदस्यों का मनोनयन, नीति निदेशक सिद्धांत। तो आप लोग जान लीजिए, नीति निदेशक को बोलते हैं डीपीएसपी, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निदेशक सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? नीति निदेशक सिद्धांत हम उसे बोलते हैं कि जैसे अभी हम मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप कहते हैं ना, मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप न्यायालय में जाते हैं। लेकिन अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम ये पूछें क्या नीति निदेशक का हनन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीति निदेशक सिद्धांत कोई कानून नहीं है, बल्कि नीति निदेशक सिद्धांत का यूज कानून बनाने के लिए किया जाता है। ये खुद कोई कानून नहीं है, बल्कि इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कानून बनाने में किया जाता है। जैसे अभी हम आपसे कह दें कि अगर हम कह दें कि सब्जी बन गई, ठीक, तो सब्जी को एक कानून के रूप में आप रख लीजिए, ठीक है। लेकिन अब ये जान लीजिए, सब्जी को बनाने में क्या क्या सामग्रियां उपयोग में लाई गई हैं। जैसे अभी आपका हो गया आलू, हो गया मटर, हो गया टमाटर, हो गया गोभी, हो गई तेल, हो गया मिर्चा, हो गया प्याज, हो गया लहसुन, हो गया, मतलब इतनी सारी जो सामग्रियां हैं। अगर ये कहा जाए तो ये सामग्रियां क्या हैं? आपकी नीति निदेशक सिद्धांत हैं।
लेकिन सब्जी नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है सब, क्योंकि सब्जी तो कानून बन गई। अब सब्जी को बनाने में इन सामग्रियों का यूज किया जा रहा है, इसलिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका यूज केवल कानून बनाने में किया जाता है, ये खुद कोई कानून नहीं होता है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर आता है 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में, और इनकी क्राइटेरिया क्या दी गई है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। देखिए अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का उल्लेख है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, और 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष जो रुचि रखते हैं या जो इनमें विशेष ख्याति प्राप्त लोग हैं, इनको बिना चुनाव के सदन में, राज्यसभा सदन में भेजा जाता है। तो अगर ऐसे हम उदाहरण स्वरूप अगर आपको हम बताएं तो आप एक चीज़ ये दिमाग में रख लीजिए कि जैसे अभी सचिन कुछ दिन पहले गए थे, तो सचिन देखिए इसी आधार पे मनोनीत हुए थे, वो किसी निर्वाचन द्वारा नहीं गए थे। कुछ दिन पहले आपके मिथुन दा गए थे, मिथुन चक्रवर्ती भी इसी आधार पे गए थे। खैर अब तो उन्होंने पार्टी वगैरह ज्वाइन कर लिया है, लेकिन पहले जब गए थे तो इसी आधार पे गए थे। अभी कुछ दिन पहले सोनल मानसिंह नृत्यांगना है, वो गई हैं, चूंकि वह नृत्य से संबंधित हैं तो एक तरह की कला है, तो वो भी गई हैं, तो वो भी इसी आधार पे गई हैं जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और पद्धति। अभी हम आपको बता दें निर्वाचक मंडल क्या होता है। निर्वाचक मंडल उसे कहते हैं, जैसे हम कह दें कि अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है कि मतलब राष्ट्रपति को कौन कौन लोग वोट करते हैं। तो यहां दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट करते हैं। निर्वाचक मंडल जान लीजिए, जानने वाली चीज है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें सबसे पहले वोट कौन देता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। दूसरी चीज राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक। और कौन इसको वोट देते हैं, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एक चीज दोस्तों ध्यान से आप सुन लीजिएगा कि अब हम इतने लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते। पहली चीज लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा में आप जानते ही हैं, क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे। ठीक है। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे। 2 एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय। अब एंग्लो इंडियन का भी यहाँ पे आप मतलब समझ लीजिएगा, जिसकी माँ देसी हो और पिता विदेशी हो उसे एंग्लो इंडियन, उससे जो बच्चा पैदा होगा उसे हम एंग्लो इंडियन बोलेंगे। ये आप जान लीजिए, ये किसी को पता नहीं होगा। एंग्लो इंडियन सब लोग चिल्लाते हैं, तो एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, जिसकी माँ इसी देश की हो और पिता क्या हो, विदेश का हो, उससे जो बच्चा पैदा होगा वो एंग्लो इंडियन होगा। उदाहरण स्वरूप हम आपको बता दें, एक हीरोइन है नीना गुप्ता का शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका विवियन रिचर्ड से संबंध था, तो उनको एक पुत्री पैदा हुई है। अगर उसको इस लिहाज से देखा जाए तो वो एक एंग्लो इंडियन के रूप में देखा जा सकता है उसको। ठीक है। तो आपका इसमें क्या होता है, इसके निर्वाचित सदस्य। तो जो 331 के अंतर्गत जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे वो इनको वोट नहीं दे सकते हैं। खैर अब तो ये खत्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान। अब देखिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब राज्यसभा में जितने निर्वाचित होते हैं केवल उतने ही वोट देंगे, बल्कि ये जो 12 हैं, ये 12 सदस्य कभी वोट नहीं देंगे। किसको, राष्ट्रपति को, क्योंकि ये 12 सदस्य राष्ट्रपति ने किया है। तो अगर राष्ट्रपति ने ही किया है
तो क्या अगर मान लीजिए हम कह दें हम आपको बनाए हैं राज्यसभा सांसद, तो हो सकता है आप हम ही को वोट दे दें, इसलिए ये सब वोट नहीं देंगे। तीसरी चीज है आपकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आप जान लीजिए विधानसभाओं में भी एक एंग्लो इंडियन निर्वाचित होता था अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था। एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था, जैसे लोकसभा में मनोनीत किया जाता था वैसे यहाँ पर भी मनोनीत किया जाता था। तो लेकिन इस समय क्या है, अब इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया यहाँ से भी। फिर आप देखेंगे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। अब तक क्या था दोस्तों, केवल दिल्ली और पुदुचेरी को ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने का वहां की विधानसभा को मौका मिलता था। लेकिन चूंकि अब जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया है, तो वहां के भी जो लोग होंगे, जो विधानसभा के सदस्य होंगे, वो भी राष्ट्रपति को वोट करेंगे दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का। पद्धति क्या होती है दोस्तों, पद्धति होती है राष्ट्रपति की, जानते ही हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। पद्धति है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसके द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो दोस्तों आपको आयरलैंड समझ में आ गया। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों देखिएगा कहाँ, अब आगे चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखिए आयरलैंड के बाद हम नंबर लगाते हैं फ्रांस का। आप लोगों ने फ्रांस का तो नाम सुना ही होगा। फ्रांस का देखिए दोस्तों, फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। और एक चीज हमने और यहां से ग्रहण किया है, सुन लीजिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, बंधुत्व मतलब भाईचारे, बंधुत्व का सिद्धांत यहां से हमने ग्रहण किया है। तो एक मिनट ध्यान से सुन लीजिए, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली उसे कहते हैं, पहली चीज गणतंत्र का मतलब समझ लीजिए और राजतंत्र का। गणतंत्र का मतलब ये होता है जहां का जो राजा हो या राजा न कह के जहां का जो मुखिया हो देश का, वो क्या हो, वो वंशानुगत न हो, वंशानुगत न हो, बल्कि जनता द्वारा चुना जाता हो या जनता में से ही कोई एक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गणतंत्र बोलेंगे। और राजतंत्र में राजा का लड़का राजा, वही राजतंत्र होता है। तो ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमने फ्रांस से लिया है। कहाँ से लिया है, फ्रांस से। आप जानते हैं लुई 14वें का शासन था वहां पे, तो फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया है। दूसरा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो हमने कहां से ग्रहण किया है, फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया। इसके बाद देखिए फ्रांस के बाद नंबर आता है दोस्तों रूस का। ठीक है, रूस में क्या है दोस्तों, और रूस से हमने एक चीज ग्रहण किया है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और ग्रहण किया है प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। अब देखिए ये आदर्श हमने कहां से प्राप्त किया, तीनों देख लीजिए, तीन आदर्श हैं। एक है सामाजिक, सामाजिक न्याय है, एक आर्थिक, राजनैतिक, तीन न्याय हैं। अब देखिए पहले हम चूंकि रूस की बात की है तो मौलिक कर्तव्य। दोस्तों जान लीजिए मौलिक कर्तव्य जो हमारा है वो रूस के संविधान से लिया गया है। और सुन लीजिए पहले क्या था, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था, क्योंकि अगर आप मौलिक अधिकार प्राप्त करते हैं तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए क्या किया गया, मौलिक अधिकार आपको दिया गया था तो सरकार ने भी मौलिक कर्तव्य भी डाल दिया कि आपका भी कुछ कर्तव्य बने। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे आप सुने होंगे अनुच्छेद 21 क में कहा गया है कि
6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, फ्री शिक्षा का जो प्रावधान होगा वो कौन करेगी? सरकार करेगी। ठीक है, वो आप ले भी रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखे होंगे 11वां मौलिक कर्तव्य एक है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि बच्चे के स्कूल भेजें। अरे भाई, सरकार सुविधा दे रही है, तो जब आप बच्चे के स्कूल भेजेंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। तो दोनों अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के मतलब एक तरह से साथ में काम करें तो काम अच्छा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य जो है, ये मौलिक कर्तव्य आप जान लीजिए कि ये भाग 4 क में है, जोड़ा गया है भाग 4 क में। ठीक है, और इसके लिए अनुच्छेद क्या है? 51 क है। इसके लिए जो अनुच्छेद दिया गया है वो 51 का है। आर्टिकल जो आपका दिया गया है 51 क दिया गया है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो है। इसके बाद प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। अब प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय हैं दोस्तों। कितने तरह के? 3 तरह के। एक सामाजिक है, एक आर्थिक और एक राजनीतिक है। 3 तरह के न्याय हैं, तो 3 तरह के न्याय यहाँ से ले लिए गए। इसके बाद रूस के बाद नंबर आता है दोस्तों। रूस के बाद रूस हो गया, फ्रांस हो गया। अब हम जर्मनी का नंबर लगाते हैं। इसका नंबर लगाएंगे दोस्तों जर्मनी का। जर्मनी से हमने एक चीज ग्रहण की है, आपात उपबंध। आपात उपबंध। देखिए दोस्तों, आपात उपबंध होता क्या है? और एक चीज है, जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान बोलते हैं। बीमर संविधान, ये नाम है, दिमाग में रखिएगा। आपात उपबंध क्या है? आपात उपबंध दोस्तों आप जानते ही हैं कि आपात उपबंध जर्मनी से अगर लिया गया है तो हमारे यहाँ 3 तरह के आपातकाल लगते हैं। एक आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, एक होता है 356 राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। एक होता है 360, इसे बोलते हैं हम वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चूंकि यहीं पर हम बता देना चाहते हैं कि जो 352 में है इसमें कैबिनेट शब्द का पहली बार उल्लेख है। कैबिनेट पूछा भी जाता है कि कैबिनेट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में पहली बार हुआ है। तो सॉरी, हुआ तो बहुत जगह है लेकिन दिया इसी का जाता है कि अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है। तो आप जान लीजिए 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, 3 टाइप के ऊपर वित्तीय आपातकाल अभी तक जो है कभी भी नहीं लगा है। ठीक, तो जैसे अभी चूंकि इस सब चीज़ों के बारे में जिस चैप्टर में पहुंचेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक काम के लिए आपको बता दें कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो 3 तरीके से लगता था। एक जो लगता है वो युद्ध के कारण, एक बाह्य आक्रमण, ठीक, और एक आंतरिक अशांति। अब आप लोग सोचते होंगे कि युद्ध और बाह्य आक्रमण में अंतर क्या होता है? युद्ध वो होता है जब दोनों सेनाएं एकदम दोनों एकजुट हों, मतलब एकजुट ना हो, मतलब दोनों सेनाएं एकदम तैयार हों और एक रणभूमि में खड़ी हों, उस हिसाब से युद्ध हो तो वो युद्ध होता है। लेकिन बाह्य आक्रमण का मतलब क्या है कि अगला जो देश है वो तैयार नहीं है और एक बैग जो है आप उस पर अटैक कर दिए तो वो बाह्य आक्रमण होता है, उसमें अंतर होता है। इसलिए युद्ध और बाह्य आक्रमण हमने अलग अलग बताया। तो युद्ध बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर लगता था। सुनिए, एक बार 1962 में भारत चाइना के बीच में वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है पहली बार आपातकाल लगा था। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था तो दूसरी बार आपातकाल लगा था। उसके बाद तीसरी बार जो आपातकाल लगा दोस्तों 1975 में, वो जो आपातकाल लगा वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कह के आपातकाल ये लगवाया था। और इस आपातकाल में, ये जो आपातकाल था, इस आपातकाल का एक तरह से कहीं दुरुपयोग हुआ था नियम का, इसलिए इसके 3 साल बाद ही 78 में जो है इसको आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और आंतरिक अशांति की जगह पर एक नया शब्द जुड़ गया, सशस्त्र विद्रोह, कि अब कोई सशस्त्र विद्रोह करेगा तब आपातकाल लगेगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका जर्मनी भी खत्म हो गया। जर्मनी के बाद नंबर आता है आपका जापान का। जापान देख लीजिएगा दोस्तों क्या है। जापान से हमने एक चीज ग्रहण किया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, अब देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की मतलब विधि के अनुसार ही, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं हैं उसी के अनुसार ही देश का शासन कार्य चलेगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जापान के बाद नंबर आता है साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण
अफ्रीका का नंबर आता है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका से हमको क्या क्या चीजें हैं, अब देखिएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका क्या है, दक्षिण अफ्रीका से एक चीज लिया है हमने, संविधान संशोधन की पद्धति जो है वो हमने ग्रहण किया, प्लस एक चीज और लिया है, एक चीज और क्या लिया है, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब देखिएगा दोस्तों, चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन की जो पद्धति है वो हमने कहाँ से ग्रहण की है, साउथ अफ्रीका से। आप जानते हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन का उल्लेख है। और दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, जान लीजिए, वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। आप जानते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और इसमें राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। एक चीज ये भी जान लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों को वोट कौन देते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को वोट देने का कार्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो इसी के साथ जो है ये संविधान के स्रोत की जो पार्ट 2 वाली क्लास हुई, हम इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। और हम यही ईश्वर से मनोकामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा पढ़ते लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।